और अब खबरें विस्तार से। महंगाई की मार से परेशान आम जनता को सरकार राहत दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार खाने पीने की चीजों और फ्यूल की कीमतों में राहत देने के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा डिटेल्स जानते हैं हमारी सहयोगी हिना गंभीर से। हिना, बताएं कि महंगाई को लेकर सरकार किस तरह की राहत दे सकती है, किस तरह के ऐलानों की हम उम्मीद कर सकते हैं? जी, आपको बता दें कि आम लोगों के ऊपर महंगाई की मार जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही थी। अभी रिटेल इन्फ्लेशन का जो डेटा आया था वो 8 साल के उच्च स्तर पर पहुंच जाने के बाद अप्रैल में हमने देखा कि थोक महंगाई यानी कि होलसेल इन्फ्लेशन ने भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। इसी के चलते विपक्ष के द्वारा सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि सरकार अभी महसूस भी नहीं कर रही है कि महंगाई की मार लोगों पर किस तरह से पड़ रही है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार जो है महंगाई को लेकर काफी चिंतित है और एक हाई लेवल डिस्कशन भी जो है महंगाई को लेकर की गई है सरकारी अफसरों के बीच में। और सरकार बहुत जल्दी, और हम आपको बता दें कि लगभग 48 से 72 घंटे के बीच ही कुछ राहत की उम्मीद जो है की जा सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। इसमें आपको बताएं कि एक किस्म का इन्फ्लेशन कंट्रोल पैकेज जो है आ सकता है, इसकी बात अभी की जा रही है। जो आपके तेल की कीमतें हैं और फूड के जो कीमत हैं वो जिस तरह से बढ़ी हैं, तो इन दो चीजों पर काफी भारी मात्रा में रिलीफ की उम्मीद की जा सकती है। तो कुछ अच्छी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। महंगाई की मार जिस तरह से हमारे मंथली बजट्स को खराब कर रही है, तो अगले 48 घंटों में और आप लगा लीजिए 72 घंटों के अंदर अंदर जो है एक बड़ी अनाउंसमेंट की उम्मीद हम कर सकते हैं सरकार की तरफ से। थैंक यू हिना, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। रुख करते हैं अगली खबर का। महंगाई को लेकर दुनिया भर में चिंता है। इकोनॉमिक टाइम्स के कंसल्टिंग एडिटर स्वामीनाथन अय्यर का कहना है कि दुनिया भर के बाजारों में महंगाई और इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी के कारण मंदी के आसार हैं। रिसेशन आ रहा है पार्टली क्योंकि सप्लाई बहुत कम हो रहा है बहुत जल्द। उसके ऊपर रशिया के जो सैंक्शंस हुए हैं वो भी बहुत रिसेशनरी है। उसके ऊपर अगर आप चाइना देखें, चाइना तो पूरे दुनिया का इकोनॉमिक लोकोमोटिव था काफी देर के लिए, मगर अब वो जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से इतना लॉकडाउन कर दिया कि सोचो कि चाइना ने हाराकिरी कर दिया अपना खुदकुशी का रिसेशन बनाई थी। तो जब इतने जगहों में अलग अलग किस्म के रिसेशन आ रहे हैं तो हिंदुस्तान भी उससे निकल नहीं सकता है, हम भी फंसे हैं। तो बात यह है कि रिसेशन हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है और इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, प्राइसेस भी काफी बढ़े हैं। मेरे ख्याल में रिसेशन होने का बहुत ज्यादा चांस है। इंग्लैंड में तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने सीधा बोल दिया कि भाई रिसेशन होना ही है। मेरे ख्याल में यूनाइटेड स्टेट्स भी और बहुत से लोग करें कि भाई रिसेशन। तो अगर वहां भी हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, और अगर देखिए चाइना में पूरा लॉकडाउन की वजह से उन्होंने अपना खुदकुशी कर दिया, तो रिसेशन तो वहां भी आ गया। तो जब पूरे मुल्क में रिसेशन हो रहा है तो वर्ल्ड डिमांड कम हो जाएगा, तो हिंदुस्तान में भी असर जरूर होएगा। हम भी इससे एस्केप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप देखिए डिमांड कम होएगा और इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस कम होएगा, कंपनियों का प्रॉफिट्स कम होएगा, रेवेन्यू कम होएगा, तो बुरी असर तो होगी। तो अच्छे दिन अभी नहीं आए हैं, बुरे दिन आए हैं, और जब तक ये यूक्रेन का लड़ाई चलते जाएगी मेरे ख्याल में अच्छे दिन फिर नहीं आएंगे। एनएसई को लोकेशन मामले में सीबीआई ने आज बड़ी कार्रवाई की है।
दिल्ली, मुंबई समेत 12 ठिकानों पर, ब्रोकर्स के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। खबर यह भी है कि दिल्ली, मुंबई के अलावा कोलकाता और गांधीनगर में भी सीबीआई छापेमारी कर एनएसई को लोकेशन मामले की छानबीन कर रही है। सीबीआई ने इससे पहले मामले में एनएसई की पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्ण के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी भवतोष सिंह के पास। भवतोष, आप बताएं कि सीबीआई ने कहां-कहां छापेमारी की है और क्या ये पता लगा है कि कौन से ब्रोकर्स हैं जिनके घरों पर, जिनके ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है? देखिए, जो हमारे पास पुख्ता खबर वो ये है कि करीब 10 से 15 लोकेशंस में पूरे भारत में, मुंबई, कलकत्ता, गांधीनगर और नोएडा, ये वो लोकेशंस है जहाँ पे कुछ ब्रोकर्स और ट्रेडर्स के ऊपर सीबीआई रेड्स और सर्चेस कर रही है, छापेमारी कर रही है। ये पूरा मामला जो है ये अप्रैल में इसमें चार्जशीट फाइल की थी सीबीआई ने चित्रा रामकृष्ण और आनंद सुब्रमण्यम के ऊपर। उस समय सीबीआई ने एक एप्लीकेशन कोर्ट में ये मूव की थी कि इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं था, उस समय ये लोग अटकलें लगा रहे थे कि इसमें जांच पूरी हो गई है, लेकिन सीबीआई के सूत्र ये बोल रहे हैं कि इसमें जांच पूरी नहीं हुई है, जांच अभी भी चल रही है। फरवरी में इस मामले में सेबी ने एक अपना ऑर्डर अपलोड किया था जिसमें ये कहा था कि चित्रा रामकृष्ण और आनंद सुब्रमण्यम ने बहुत सारी मिस गवर्नेंस की थी। और उसके बाद सीबीआई ने 2018 वाले केस में पहले आनंद सुब्रमण्यम, उसके बाद चित्रा रामकृष्ण को गिरफ्तार किया था। इसमें चार्जशीट इस मामले में फाइल हो गई है, लेकिन उसका संज्ञान कोर्ट इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सैंक्शन नीति है प्रोसिक्यूट करने का। सीबीआई ये कह रही है कि कई जो बड़े ब्रोकर और ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर रेड कर रहे हैं। ये वो ब्रोकर्स और ट्रेडर हैं जिनको कोलोकेशन और एल्गोरिथम स्कैम से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था 2014 और 16 के बीच में। कोरोना की चुनौतियों के बीच भारत विदेशी निवेशकों के लिए पसंदीदा देश बनकर उभरा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में देश में एफडीआई बढ़कर के 83.5 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सरकार के रिफॉर्म, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश 76% बढ़कर 21 बिलियन के पार पहुंच गया। वहीं एफडीआई में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सिंगापुर से आया है, वहां से 27% का पूरा निवेश हुआ है। इसके बाद नाम आता है अमेरिका का, वहां से 18% का निवेश आया है। वहीं मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस 16% के साथ इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, यानी कि इन 3 देशों की तरफ से सबसे ज्यादा एफडीआई का कंट्रीब्यूशन हुआ है। और अब बात करते हैं श्री सीमेंट के नतीजों की। क्वार्टर 4 चौथी तिमाही के नतीजे अनुमान से कमजोर आए हैं। कंपनी की आय में थोड़ी सी बढ़त दिखी है, लेकिन मार्जिन और मुनाफे पर दबाव दिख रहा है। नतीजों की ज्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी मानसी दवे के पास। मानसी, बताएं कि कैसे रहे श्री सीमेंट के नतीजे, क्या रहा खास इस बार के नतीजों में? श्री सीमेंट के तिमाही नतीजे आते हुए दिखे और नतीजे में अगर बिक्री को छोड़ देंगे, नंबर्स जो हैं हर लिहाज से कमजोर देखने को मिले हैं। कंपनी की बिक्री ऑफकोर्स हमने उसमें 3.5% की बढ़त देखी। आंकड़ा जो है 3,958 करोड़ से 4,099 करोड़ पर जाता हुआ दिखा। और सीधे तौर पे मांग में जो बढ़ोतरी है उसका एक इम्पैक्ट है जो कि बिक्री के फ्रंट पर देखने को मिला है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें, इनपुट कॉस्ट प्रेशर है जो कि लगातार देखने को मिला है, इसका एक इम्पैक्ट है जो कि मार्जिन के फ्रंट पर एक हिट के तौर पर लगा है। 29.8% से कंपनी के मार्जिन जो है 22% तक जाते हुए दिखे हैं। और साथ ही आपको बता दें, बिक्री के अलावा मुनाफा जो है वो भी टूटा है, करीब 16% की गिरावट। जहां पर देखिए 768 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 645 करोड़ पर लुढ़कता हुआ दिखा है, जहां पर हमारा अनुमान 487 करोड़ का था। तो हमारे अनुमान से बेहतर जरूर है मुनाफे का आंकड़ा, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कमजोरी हाथ लगी है। इसके अलावा पिछले क्वार्टर की अगर बात करें, हायर ट्रेडेड गुड्स जैसे कोल, पेटकोक और साथ ही ऑयल, यहाँ पर जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, इन हायर ट्रेडेड गुड्स की प्राइसेस में जो बढ़ोतरी, उसका इम्पैक्ट है जो कि नतीजों पर ओवरऑल देखने को मिला है। कामकाजी मुनाफा 23% तक टूटता हुआ दिखा है। और ड्यूरिंग द क्वार्टर कंपनी ने कुछ कमर्शियल ऑपरेशंस भी शुरू किए हैं, जैसे कि क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट 3 मिलियन टन पर एनम का एक कैपेसिटी का क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट कंपनी ने शुरू किया और 4 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी का एक क्लिंकर यूनिट छत्तीसगढ़ में भी कंपनी ने शुरू किया है। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बिक्री को छोड़ दे, कंपनी के नतीजे जो हैं ऑन अ वीकर साइड आते हुए हमने देखे। श्री सीमेंट के अलावा पावर ग्रिड के नतीजों की भी बात करते हैं। आज कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए। चौथी तिमाही में कंपनी की आय लगभग 3% बढ़कर 10,220 करोड़ रुपए रही। वहीं एक मुश्त लाभ के कारण कंपनी का मुनाफा 23% से बढ़कर
4,320 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी को करीब 600 करोड़ रुपए का एक मुश्त मुनाफा हुआ है। कंपनी ने पर शेयर ₹2.25 के डिविडेंड का ऐलान भी किया है। पेटीएम के Q4 के नतीजे भी मिले जुले रहे। कंपनी का घाटा सालाना आधार पर 442 करोड़ रुपए से 72% बढ़कर के 761 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन आय 89% की बढ़ोतरी हुई है। Q4 में आय 815 करोड़ रुपए से बढ़कर के 1541 यानी 1541 करोड़ रुपए हो गई। कंपनी ने के एमडी और सीईओ विजय शेखर शर्मा और सीएफओ मधुर देवड़ा का कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही कंपनी ने जनरल इंश्योरेंस में 950 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है। यह निवेश अगले 10 साल में किया जाना है। अब यह भी जान लेते हैं कि अगले हफ्ते किन किन कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं अशेषा। अशेषा, बताइए कि अगले हफ्ते किन कंपनियों पर रहेगी नजर रिजल्ट के लिहाज से? निफ्टी पैक में से 7 निफ्टी कंपनीज अपने अर्निंग्स रिपोर्ट करने वाली है नेक्स्ट क्वार्टर में। फर्स्ट अप डिवीज लेबोरेटरीज के नंबर्स आएंगे 23 मई को और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के कारण इस क्वार्टर में नतीजे अच्छे आ सकते हैं। बेटर ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छा खासा बूस्ट दिखाई दे सकता है इस क्वार्टर में। ग्रासिम इंडस्ट्रीज के भी नतीजे आएंगे 24 मई को और रेवेन्यू में हम 46% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हायर वीएसएफ और कॉस्टिक सोडा प्राइसेस के कारण। 25 मई को अपोलो एंटरप्राइजेस के नतीजे आएंगे। हम 16% का YOY ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अर्निंग्स में। बेटर ऑक्यूपेंसी और इम्प्रूव्ड ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण ग्रोथ देखने को मिल सकता है। कोल इंडिया के भी नतीजे आएंगे 25 मई को और नतीजों के अलावा कोल प्राइसेस पर क्या आउटलुक रहेगा कंपनी का और कोल अवेलेबिलिटी ई ऑक्शन के लिए कितनी अवेलेबल रहेगा कोल, उसके ऊपर भी फोकस रहेगा कोल इंडिया पर। BPCL के भी नतीजे आएंगे 25 मई को और इस क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नतीजे अच्छे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम बिकॉज इन्वेंट्री गेन्स कंपनी ने एंजॉय किए और रिफाइनिंग एनवायरनमेंट में भी हमने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा। लेकिन मार्केटिंग सेगमेंट इस क्वार्टर में थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग साइड पे आ सकता है। हिंडाल्को के भी नतीजे आएंगे। याद रखें नोवेलिस जो हिंडाल्को की होल्ली ओन सब्सिडरी है उसके नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं, अच्छे नतीजे थे और हिंडाल्को का स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस भी हम अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज एल्यूमिनियम प्राइसेस इस क्वार्टर हायर ट्रेंड पर थे। और लास्टली JSW स्टील के भी नतीजे आएंगे। सिक्वेंशली फ्लैट क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं JSW स्टील के लिए क्योंकि इस क्वार्टर में स्टील प्राइसेस अच्छे खासे थे, लेकिन उसके साथ साथ इनपुट कॉस्ट में भी हमने इंप्रूवमेंट देखा। कोकिंग कोल और आयरन ओर प्राइसेस दोनों में अच्छा खासा जंप देखा इस क्वार्टर में और इसी कारण JSW स्टील के सिक्वेंशियल बेसिस पर फ्लैट नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिजल्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट वीक। जेट एयरवेज के दोबारा उड़ान भरने का रास्ता साफ हो गया है। जेट एयरवेज को DGCA की तरफ से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिल चुका है। ज़्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित। जी बिल्कुल, जेट एयरवेज अब वापसी इंडियन एविएशन सेक्टर में करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और जो रेगुलेटरी कंप्लायंस के तहत आखिरी मुकाम हासिल करना था वो जेट एयरवेज ने कर लिया है। यानी कि जेट एयरवेज को एविएशन रेगुलेटर DGCA की तरफ से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिल गया है। ये रीवैलिडेटेड एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट है जो जेट एयरवेज को मिल गया है। ये रीवैलिडेटेड इसलिए है क्योंकि इसके पहले जब जेट एयरवेज ग्राउंड हुई थी उसने उड़ान सेवाएं बंद की थी तो उसके बाद उसका एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट एक तरीके से रद्द कर दिया गया था, उसको रीवैलिडेट किया गया और वो अब जाकर के जेट एयरवेज को दे दिया गया है। लेकिन उसके पहले प्रक्रिया के तहत जेट एयरवेज ने 15 मई को और 17 मई को 2 प्रूविंग फ्लाइट की थी। 15 मई को दिल्ली मुंबई अहमदाबाद सेक्टर में, जबकि 17 मई को दिल्ली हैदराबाद सेक्टर में प्रूविंग फ्लाइट सफल प्रूविंग फ्लाइट की, जिसके बाद में DGCA ने अब जेट एयरवेज को उनका एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दे दिया है। यानी कि इसको यूं भी देखें कि जितने भी रेगुलेटरी कंप्लायंस होने चाहिए थे उन तमाम पड़ाव को जेट एयरवेज ने पार कर लिया है और अब जेट एयरवेज लक्ष्य यही लेकर के चल रहा है कि इसी साल के दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर के बीच में जेट एयरवेज आकाश में वापस नजर आएगा, अपनी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू कर पाएगा। अप्रैल 2019 में जेट एयरवेज ग्राउंड हुआ था अलग अलग कारणों के चलते। उसके बाद में ये NCLT में भी मामला गया और उसके बाद जलान कंसोर्शियम ने जेट एयरवेज की कमान अपने हाथ में लेने के बाद में जितने भी कंप्लायंसेस थे उसको पूरा किया है और अब जेट एयरवेज अपने
एक नए जोश के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में जेट एयरवेज वापसी करने जा रहा है। लेकिन जो स्टेटमेंट जेट एयरवेज की तरफ से आया है उसमें इस बात का भी एक बेहतर संकेत दिया है कि कोशिश उनकी यही होगी कि जो जेट एयरवेज के पुराने एम्प्लॉयज रहे हैं, जो मुश्किल परिस्थिति में भी जेट के साथ थे, उन्हीं को वो रिटेन करना चाहेंगे, वापस वो उनको ऑनबोर्ड करना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर के काफी पॉजिटिव संदेश के साथ में जेट एयरवेज वापसी करने के लिए आगे कदम बढ़ा रहा है और एक अहम पड़ाव एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट जेट एयरवेज ने हासिल कर लिया है। दिल्ली वालों के लिए बुरी खबर। दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो गई है। आईजीएल ने गैस के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए हैं। खबर पर ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण भसीन। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम एक बार फिर से बढ़ चुके हैं। अब सीएनजी का दाम आप सोचिए, दिल्ली में आज सुबह 6 बजे से 2 रुपए प्रति किलो और ज्यादा हो चुका है और अब दिल्ली वालों को सीएनजी के 1 किलो के हिसाब से 75 रुपए से भी ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। आज के अगर मैं आपको दाम दिखाऊं तो वो 75 रुपए 61 पैसे यानी लगभग 76 रुपए के आसपास पहुंच चुका है दिल्ली में। और उसी के साथ साथ एनसीआर के ऐसे बहुत से इलाके हैं, आप सोचिए, जहां पर दाम बढ़ चुका है लगभग 84 रुपए के आसपास, 83 कुछ पैसे अब आपको चुकाने हैं गुड़गांव में। और उसके अलावा नोएडा में 78 रुपए के आसपास आपको अब सीएनजी के प्रति किलो के हिसाब से दाम चुकाना होगा। और ये इस हफ्ते में दूसरी बार इजाफा है सीएनजी में। एलपीजी में हमने देखा, पेट्रोल में देखा, उसके बाद से अब सीएनजी भी एक तरीके से एक पूरा ग्राफ पकड़ चुकी है और लगातार वो बढ़ रहा है। मैं आप कुछ लोग हैं मेरे साथ, वो बताते हैं ये दाम बढ़ने से फर्क तो पड़ता ही है जी। किस तरीके से? अब अगर मैं देखूं कैब्स वगैरह के दाम भी बढ़ जाते हैं, रेट बढ़ जाते हैं, वो सारा सब इसी से जुड़ा हुआ है सारा काम। जी जी, हाँ जी। दिनचर्या वगैरह पूरी अगर मैं समझूं, आप गाड़ी का अगर हम देखें तो इस वक्त वो भी उस फर्क उसका पड़ता ही होगा। पड़ता है जी फर्क। लगभग कितना अंतर आ गया है धीरे धीरे? अगर पिछले साल से कुछ बात करूं तो दाम में बढ़ता ही जा रहा है शायद। बहुत ज्यादा अंतर सर। कितना? क्योंकि अब तो 75 से 76 रुपए प्रति किलो सोचा था कभी। ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, गलत गए। फर्क पड़ता है जेब पे, ज्यादा फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा। ये तो 3 बसों के मालिक हैं। बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है सर, बहुत ज्यादा। इसी कारण से भाड़ा बढ़ेगा, वो होगा, भाड़ा बढ़ाना पड़ेगा हमें, और क्या किराया बढ़ाना पड़ेगा हमें, क्या करें। किराया बढ़ेगा तो आप देखिए, उस अगर कोई लोड बॉडी या फिर कोई भी गाड़ी जो सीएनजी पे चलती है उसमें अगर अब आप सोचिए उसका दाम उसको सीएनजी का ज्यादा चुकाना पड़ रहा है तो वो जो सामान उसमें आ रहा है ना, आप सोचिए वो बढ़ जाएगा। यानी कि महंगाई, आपके घर आने वाला सामान पे भी जोर पड़ेगा, क्योंकि अब पेट्रोल तो पहले से महंगा था, सीएनजी के जरिए जो कुछ काम हो रहा था अब वो भी एक ग्राफ पकड़ चुकी है महंगा होने के लिए। तो अब वो महंगाई घूम फिर के आपके घर के बजट तक कैसे पहुंच रही है, इस चीज को आप समझिए ना। अब देखिए यहाँ पर बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं, ओला, उबर, आप सोचिए बहुत सी जितनी भी कैब्स चलती हैं यहाँ पर, उन सभी का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि सीएनजी का दाम बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा गाड़ियां जो हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में वो इस वक्त सीएनजी पे चढ़ती हैं। तो अब इसमें ये बड़ा बदलाव, और आपको हम बार बार दाम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दूसरी बार इजाफा हुआ है। ये अब नोएडा में आपको 78 रुपए 17 पैसे, अब गाजियाबाद, गुड़गांव में आपको 83 रुपए, सबसे ज्यादा गुड़गांव में आपको देने पड़ेंगे, और रेवाड़ी में तो 86 रुपए तक इस वक्त सीएनजी का प्रति किलो का दाम बढ़ चुका है, जो कि आज सुबह 6 बजे से लागू हुआ है। सरकार ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री के लिए जल्द फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मदद का ऐलान कर सकती है। ईटीना स्वदेश को अपने सूत्रों से जानकारी मिली है कि इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री को लगभग 25,000 करोड़ रुपए की मदद दी जा सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी प्रकाश के पास। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों को सरकार जल्द ही फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके हिसाब से वैसी कंपनियां जो कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगी या फिर जो कि अलाइड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं उनको सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से एमएनआरई ने करीब 25,000 करोड़ रुपए से भी
काफ़ी ज़्यादा का फाइनेंशियल असिस्टेंस का प्रस्ताव तैयार किया है, जो कि इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को दी जाएगी, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी एसेंशियल प्रोडक्ट है। MNRE ने अपने प्रस्ताव में ये भी कहा है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री की मदद के लिए जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है इलेक्ट्रोलाइजर्स के ऊपर, उसमें भारी बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा मिले। साथ ही साथ जो कॉमर्स मिनिस्ट्री का स्कीम है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, उसके दायरे में भी ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर्स को लाया जाए ताकि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही साथ ये भी प्रस्ताव दिया गया है कि जो भी फर्टिलाइजर कंपनियां जो कि ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया के ऊपर चलेंगी और उसकी स्थापना होगी, उसके लिए कॉम्पिटिटिव बिडिंग जो है वो इन्वाइट किया जाएगा। साथ ही साथ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है उनके लिए एक मिनिमम परसेंटेज तय कर दिया जाए जो कि इस्तेमाल से संबंधित होगा। मतलब CGD के लिए ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने सालाना आधार पर अगले 8 साल में करीब 4 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का टारगेट रखा है और उसके लिए करीब 100 से 170 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी सेटअप करने की भी योजना तैयार की गई है ताकि इस प्रोडक्शन टारगेट को मीट किया जा सके। निकेल और कॉपर जैसी कमोडिटी के दाम बढ़ने और इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी के चलते पिछले 2 महीने से सोलर मॉड्यूल्स के डिमांड में भारी गिरावट देखी जा रही है। इंडस्ट्री के जानकारों की माने तो डिमांड 50% तक गिर चुकी है, यानी डिमांड पहले की तुलना में आधी रह चुकी है। क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए चलते हमारी सहयोगी कृतिका के पास। सोलार मॉड्यूल्स की डिमांड पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है और अप्रैल से तो बहुत ही ज़्यादा, और कुछ इंडस्ट्री प्लेयर्स की माने तो अराउंड 50% तक डिमांड में स्लो डाउन है। और वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा सोलार मॉड्यूल्स के प्राइसेस बढ़े हैं। मार्च से पहले भी अराउंड 20 to 22% प्राइसेस बढ़े थे क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी इन्फ्लेशन था, लेकिन अभी अप्रैल से और भी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लगाया है ऑन इम्पोर्ट ऑफ सोलार सेल्स और पैनल्स पर, तो जिसकी वजह से प्राइसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इंडस्ट्री प्लेयर्स कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंडिया रिलाई करता है ऑन इम्पोर्ट ऑफ सोलार सेल्स, और डोमेस्टिक पैनल्स के लिए भी सोलार सेल्स मेजरली बाहर से ही इंपोर्ट होते हैं। तो इसकी वजह से प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए हैं और कुछ कस्टमर्स इसलिए ऐसा सोच रहे हैं कि मे बी ये प्रोजेक्ट इतना लुक्रेटिव ना हो। पावर की बढ़ती डिमांड को देखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने पावर प्लांट्स को और छूट देने का फैसला किया है। मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 107 का इस्तेमाल करते हुए पावर प्लांट्स को ब्लेंडिंग के लिए 30% कोयला ज़्यादा इंपोर्ट करने की इजाज़त दी है। कोयले की कमी का सामना कर रहे पावर प्लांट्स को इस फैसले से कितनी राहत मिलेगी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश। देखिए, भारी पावर डिमांड और कोयला संकट के बीच ऊर्जा मंत्रालय ने एक और अहम फैसला लिया है। ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 107 का इस्तेमाल करते हुए अब पावर प्लांट्स को इस बात की इजाज़त दे दी है कि वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ब्लेंडिंग पर्पस के लिए अब ज़्यादा कोयला इंपोर्ट कर सकते हैं। इस आदेश के हिसाब से अब पावर प्लांट्स ब्लेंडिंग पर्पस के लिए 30% तक कोयला जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि इस वक्त 10% है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है, इस बात की भी इजाज़त अब पावर प्लांट्स को दे दी गई है कि पावर प्लांट्स अब कोयला इंपोर्ट जो है संबंधित राज्य सरकार की मंजूरी के बगैर भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा मंत्रालय को इस बात की शिकायतें मिल रही थी कि कई राज्य सरकारें जो हैं वो पावर प्लांट्स को इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि वो सफिशिएंट कोयला जो है इंपोर्ट करें ब्लेंडिंग पर्पस के लिए। उसकी वजह से जो स्टॉक लेवल बढ़ना चाहिए पावर प्लांट्स के पास, वो बढ़ाने में मदद नहीं मिल रही थी। तो लिहाजा जो मौजूदा चुनौती है, तमाम ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो कि कोयले के संकट से गुजर रहे हैं, उससे निपटने के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 107 का इस्तेमाल करते हुए अब पावर प्लांट्स को ज़्यादा कोयला इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। आपको बता दूं कि अभी भी करीब 150 जो कि डोमेस्टिक कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं, 95 पावर प्लांट्स अभी भी क्रिटिकल लेवल पे हैं कोल स्टॉक के मामले में। और ज़्यादा चिंता की बात यह है कि अगर मानसून की शुरुआत होने से पहले इन पावर प्लांट्स तक कोयले का सफिशिएंट स्टॉक उपलब्ध नहीं कराया गया तो फिर मानसून में और ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा जो इमरजेंसी के हालात है उसको ध्यान में रखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 107 का इस्तेमाल किया है। एक कहावत है कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, यानी वक्त और मौसम बदलता जरूर है। न्यू एज कंपनियां या स्टार्टअप्स के साथ भी आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। कल तक जो कंपनियां लगातार ऊंचाइयां छू रही थीं, जिनके चर्चे हो रहे थे हर तरफ, उनकी ग्रोथ की वजह से आज उनमें इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है।
जी हाँ, क्यों हो रही है आखिर इन कंपनियों में छटनी, हम क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। वक्त वक्त की बात है। एक दौर था जब लोग नौकरी के लिए घर छोड़ देते थे और आज घर के लिए नौकरी छोड़ रहे हैं, जिसके चलते स्टार्टअप्स के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही न्यू एज कंपनियों में भी मुश्किलें आ गई हैं। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसका ताजा नमूना है एडटेक स्टार्टअप कंपनी व्हाइट हैट जूनियर, जहां पिछले 2 महीनों में 800 से ज्यादा कर्मचारियों ने इस कंपनी को टाटा बाय बाय कह दिया है। दरअसल कंपनी ने 2 साल के बाद 18 मार्च को अपने कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम खत्म कर दिया था और ऑफिस लौटने के लिए कहा था। इसके बाद कर्मचारियों ने अपनी अपनी समस्याओं को बताते हुए नौकरी ही छोड़ दी। वहीं व्हाइट हैट जूनियर को वित्त वर्ष 2021 में 1690 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। जहां एक ओर इस स्टार्टअप से 800 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी है, वहीं दूसरी ओर सेकंड हैंड कारें बेचने वाली ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Cars24 ने भी 600 कर्मचारियों से इस्तीफा मांगा है। निकाले जाने वाले सभी कर्मचारी भारत से हैं और सभी जूनियर पोस्ट पर काम कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या गलत चल रहा है जो इतने इस्तीफे हो रहे हैं? कर्मचारी नौकरी नहीं करना चाहते या कंपनियां कर्मचारियों को रखना नहीं चाहती? क्या दनादन होते इस्तीफे इस बात के संकेत दे रहे हैं कि तेजी से उभरती हुई स्टार्टअप कंपनियां वक्त से पहले ही दम तोड़ रही हैं? बहरहाल एडटेक कंपनी वेदांतु ने भी मंदी की आशंका का हवाला देते हुए कुल 5,900 कर्मचारियों में से 7% की छटनी की है और 424 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वेदांतु ने 15 दिन पहले भी 200 कर्मचारियों की छटनी की थी, जबकि इसी साल मार्च अप्रैल में अन अकेडमी ने करीब 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था और फरवरी में लीडा लर्निंग को अपना संचालन बंद करना पड़ा था, जिसके कारण करीब 1200 लोग बेरोजगार हो गए थे। वहीं सोशल कॉमर्स स्टार्टअप मीशो ने भी मई में 150 कर्मचारियों को निकाला था। फरवरी में ओके क्रेडिट ने 40 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी थी। बहरहाल नौकरी से बेदखल होने का आंकड़ा बेहद खतरनाक है। देश में पिछले 20 सालों में रिकॉर्ड संख्या में लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, जबकि महंगाई के चलते इस्तीफों की भी लहर जारी है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में एट्रिशन रेट गिरकर 2021 में 19.7% हो गया था, जो 2020 में 15.8% और 2019 में 17.5% था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या स्टार्टअप का हवा खत्म हो गया है या स्टार्टअप बुलबुले की तरह फूले और फूटने लगे हैं? और अगर ऐसे इस्तीफों पर इस्तीफे पड़ते रहे तो आगे की डगर नई कंपनियों और स्टार्टअप के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। ईटी नाउ स्वदेश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी प्रगति वाजपेयी को दीजिए इजाजत और बिजनेस वर्ल्ड की तमाम बड़ी खबरों को अपनी भाषा में समझने के लिए देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश।